हेलो गाइस। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव अड्डा पर। आज का हमारा सेशन है वन टॉपिक डिस्कशन। और ये हमारा वन टॉपिक डिस्कशन क्या है, तो ये हमारा करंट अफेयर का एक टॉपिक रहेगा जिसपे हम उसकी चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे उसके बारे में जानेंगे। हमारा क्या ये टॉपिक है तो इसके बारे में हम देखेंगे, जो आप लोग के करंट अफेयर को काफी अच्छा करेगा, या फिर कह सकते हैं आपके बीपीएससी के लिए आप मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक क्या है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं नागरिकता संशोधन की। तो हमारा नागरिकता संशोधन की बात करें तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिकता संशोधन नियम अधिनियम जो आया था हमारा 1955 में। ठीक है, लेकिन अभी उनमें बहुत सारा संशोधन हुआ। तो अभी जिस संशोधन की हम बात करेंगे, इस संशोधन में क्या है, तो इसका उद्देश्य है 2026 में जो संशोधन किया है, इसका उद्देश्य है कि प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है, कार्ड धारकों से जो संबंधित प्रक्रियाओं को इजी बनाना, नाबालिगों के लिए जो पासपोर्ट नियम होते हैं उसको सख्त बनाना है। ठीक है, तो इस नियम को हम जानते हैं ओसीआई। हमारा ओसीआई क्या है, तो ये हम देखते हैं। ये ओसीआई, तो ये संशोधन हमारा 2005 में संशोधन हुआ था, नागरिकता संशोधन में हुआ था। तो ये 2005 का संशोधन है। ओसीआई की बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये है क्या, एक्चुअली ये जानते हैं कि ये विदेशों में जो रहने वाले भारतीय मूल के लोग के लिए ओसीआई व्यवस्था स्टार्ट की गई है। ठीक है, इसमें कुछ सुविधाएं दी गई, जो विदेशों में रहते हैं जो प्रवासी भारतीय नागरिक हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं दी गई। जैसे सुविधाएं क्या है तो वो देखते हैं। तो सुविधाएं हैं जैसे कि आजीवन वीजा उन्हें दिया जाएगा, भारत आने जाने में उन्हें आसानी होगी। इसके लिए आर्थिक और शैक्षणिक सुविधाएं इसमें उपलब्ध होगी। अब जैसे बात करते हैं, जैसे दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाएं, ये कह सकते हैं कि दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाएं इसमें पूरी रूप से तो दोहरी नागरिकता कहीं भी नहीं मिल सकती है, लेकिन उससे मिलती जुलती कुछ सुविधाएं इसमें दी गई, यानी कि आप दोहरी नागरिकता जैसी सुविधाएं कह सकते हैं। तो ये किन देशों के लिए ये सुविधा मतलब बनाई गई, तो ये मुख्यतः उन देशों के लिए जो भारतीय मूल के लोगों को जहां दोहरी नागरिकता की अनुमति थी। ठीक है, तो ये वैसे लोगों के लिए ये लाया गया था। तो चलिए हम देखते हैं संशोधन के प्रमुख प्रावधान की बात करें तो ये क्या है। तो देखिए, संशोधन के प्रमुख प्रावधान है नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट। देखिए, नाबालिगों के लिए दोहरे पासपोर्ट पर प्रतिबंध। ठीक है, तो ये एक नया प्रावधान है। यह अनिवार्य करता है कि कोई भी नाबालिग भारतीय पासपोर्ट रखने के साथ साथ किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के लिए कुछ नियम को लागू किया गया, कुछ नियम को सख्त बनाया गया। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें दोहरी नागरिकता के पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, अब देखिए 2009 के नियम के तहत बात करते हैं तो किसी भारतीय के भारत के बाहर पैदा हुए बच्चों का भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराते समय माता पिता को केवल यह घोषणा करनी थी कि बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम ईओसीआई की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अब देखिए ओसीआई की हम बात करें तो ओसीआई का दर्जा पारंपरिक फिजिकल कार्ड के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी यह जारी किया जा सकता है। इसके लिए सुविधा दी गई है। इसके लिए अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन भी किया गया, मतलब आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे पंजीकरण सहित ओसीआई प्रक्रियाएं अब निर्धारित पोर्टल क्या है, तो ociservice.government.in। तो ये हमारा पोर्टल है और इसके माध्यम से हम ऑनलाइन ये कर सकते हैं आवेदन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट क्या है, तो डिजिटल माध्यम से ओसीआई दर्जा त्याग करने की अनुमति। तो देखिए
यानी कि डिजिटल रूप से हम ओसीआई दर्जा को हम त्याग करने की अनुमति ये देता है। ठीक है, अब ये क्या प्रावधान है, तो देखिए प्रावधान ओसीआई सुविधा की त्याग एवं रद्द करने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। इसमें फिजिकल कार्ड जमा करना अनिवार्य होता है और पूरी प्रक्रिया के लिए डिजिटल स्वीकृति भी दी जाती है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाती है, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसमें किसी तरह की मतलब कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सहमति। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सहमति क्या है, तो अब ओसीआई आवेदक अपनी बायोमेट्रिक जानकारी साझा करने की सहमति दे सकते हैं, यानी कि हम बायोमेट्रिक जानकारी भी साझा करने की सहमति दे सकते हैं। इससे उनका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम में स्वतः पंजीकरण हो जाता है, यानी कि वो खुद ब खुद रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज और आसान हो जाती है। तो इमिग्रेशन प्रक्रिया इससे आसान हो जाएंगी। आगे हम देखते हैं कि अपीलीय तंत्र। अपीलीय तंत्र क्या है, तो ओसीआई से जो संबंधित आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई अब मूल निर्णय लेने वाले प्राधिकरण से एक रैंक उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा यह किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम समझते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया योजना के बारे में हम समझते हैं। तो हमने बताया अभी कि ये विदेशों में जो रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिए ये व्यवस्था शुरू की गई। अब इसकी हम परिचय इसका बात करते हैं, तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस नागरिकता अधिनियम, इसे नागरिकता अधिनियम 1955 में, तो 1955 हम जान रहे हैं कि 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 के माध्यम से यह प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं कि हमारा नागरिकता अधिनियम 1955 क्या बात कहता है, तो हमारा 1955 जो अधिनियम है वो बात करता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने और समाप्त करने से संबंधित कुछ कानून इसमें दिए गए हैं और यह अधिनियम भारतीय संविधान होने के बाद बनाया गया था। ठीक है, तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए इस संशोधन में नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ तरीके दिए गए, जैसे भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 तरीके दिए गए थे। ठीक है, तो देखिए पहला तरीका क्या था, यानी कि बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ की बात करें जो भारत में जन्म लेने पर, ठीक है, नागरिकता मिलती है। दूसरा हमारा क्या है, तो बाय डिसेंट, यानी कि डिसेंट क्या है, तो यानी कि वंश की बात करते हैं हम। ठीक है, वंश की बात करते हैं, यानी कि माता या पिता में से कोई भी भारतीय नागरिक हो। ठीक है, तो ये हो गया वंश के थ्रू। अब तीसरा हम बात करते हैं, तो तीसरा हमारा क्या है, तो तीसरा है हमारा बाय रजिस्ट्रेशन। ठीक है, हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पंजीकरण द्वारा हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या तरीका है, तो प्रकटीकरण। प्रकृतिकरण, प्रकृतिकरण क्या, बाय नेचुरलाइजेशन। यानी कि प्रकृतिकरण द्वारा, यानी कि लंबे समय तक भारत में रहने के बाद ये क्या बोलते हैं कि खुद ब खुद आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पांचवा हमारा क्या है तरीका, तो पांचवा है कि जैसे कि क्षेत्र के बाहर, क्षेत्र के भारत में विलय, यानी कि कोई भी जैसे क्षेत्र है, ठीक है, किसी और देश के, कोई नया क्षेत्र जो भारत के सीमा में विलय हो जाता है, उससे हम उससे नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा तरीका 5 तरह का नागरिकता प्राप्त करने का। और इसमें फिर नागरिकता समाप्त करने के लिए भी 3 तरीके दिए गए थे। जैसे कि नागरिकता समाप्त करने का क्या तरीका था, तो जैसे कि हमारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए जैसे कि त्याग हम कर सकते हैं, खुद ब खुद हम नागरिकता त्याग कर दें, या फिर समाप्ति हो जाए नागरिकता की, या फिर हमारे देश से हमें वंचित कर दिया जाए, नागरिकता से वंचित किया जाए। ठीक है, तो यह कानून तय करता है कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, और नागरिकों के अधिकार और कानूनी स्थिति को यह स्पष्ट करता है। ठीक है, तो हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में जाने कि ये क्या है। अब बात करते हैं कि जैसे कि अब 1955 की बात करें, तो नागरिकता अधिनियम जो 1955 है, इसमें मतलब अधिनियम समय समय पर इसमें संशोधन होता रहा। जैसे कि अभी हम देखें कि 2005 में संशोधन हुआ था ओसीआई की बात करें तो। अब जैसे कि हम 2019 की बात करते हैं। ठीक है,
देखिए, जैसे कि हमारा 2019 में संशोधन हुआ था, ये हमें पता है किसका, ये काफी चर्चे में रहा था। ठीक है, ये क्या था, तो हम बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात करते हैं। तो ठीक है, ये भारत की नागरिकता से संबंधित एक संशोधन कानून है, जिसे कि दिसंबर 2019 में लागू किया था। तो कब इसे किया गया था, तो दिसंबर 2019 में इसे लागू किया गया था। तो ये है क्या एक्चुअली, ये जानते हैं। तो ये है, इस कानून के अनुसार क्या हुआ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान जैसे देश से जो आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक लोग थे, उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में थोड़ी रिलीफ मिली। ठीक है, तो राहत कुछ दी गई। जैसे कि इसमें से कुछ समुदाय को शामिल किया गया, जैसे कि हमारे हिंदू, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, पारसी की बात करें तो पारसी हो गए, ठीक है, ईसाई हो गए। तो ये सारे समुदाय को इनमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हम जाने कि इसमें जो संशोधन हुआ था 2019 के संशोधन। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, बात करते हैं आगे, यानी कि 2015 में भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ कार्ड योजना का इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, अब ये पीआईओ कार्ड योजना क्या है, तो ये हम देखते हैं। तो देखिए, ये है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो हम समझे कि पीआईओ कार्ड क्या है। तो ठीक है, यह कार्ड उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता था जिनके पूर्वज भारत से जुड़े थे। ठीक है, यानी कि जो विदेश में रह रहे हैं लेकिन उनके पूर्वज वो भारत में रह रहे हैं या फिर उनके जुड़े हुए थे, तो ये उनके लिए ये कार्ड की सुविधाएं दी गई। अब ये कार्ड में क्या सुविधाएं थी, तो ये जानते हैं। यानी कि इस कार्ड में कुछ सुविधाएं थी, जैसे कि भारत आने के लिए अलग अलग वीजा की जरूरत इसमें नहीं पड़ती थी। ठीक है, इस कार्ड से हो जाता था। फिर दूसरा सुविधा क्या था, तो लंबे समय तक जैसे भारत में रहने की अनुमति मिल जाती थी पीआई कार्ड के द्वारा। तीसरा क्या था, तो शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में कुछ सुविधाएं भी मिल जाती थी। तो ये था हमारा पीआईओ कार्ड का सुविधा। अब इसके कौन ले सकता था, तो ये अभी हमने बताया कि जिनके माता पिता या फिर दादा दादी या फिर उसके जो पूर्वज थे जो भारत में जन्मे होंगे, ठीक है, तो वो लोग ये कार्ड ले सकते थे। अब जैसे कि बात करते हैं तो कौन शामिल इसमें नहीं हो सकता, तो देखिए, जैसे कि पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश, तो ऐसे कुछ जो देश थे उस देश के नागरिकों को यह शामिल नहीं किया गया, उसमें ये कार्ड नहीं दिया गया। अब पीआईओ की बात करेंगे, 2015 में पीआईओ और ओसीआई का विलय कर दिया गया। तो भारत सरकार ने बाद में पीआईओ को योजना को इसमें विलय करके ओसीआई योजना बना दिया। ठीक है, तो अब पीआई कार्ड धारकों को ओसीआई कार्ड में बदलने की सुविधा दी गई है। तो ये था हमारा पीआईओ कार्ड। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, इसके लिए पात्रता है, यानी कि जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को या फिर उसके बाद भारत के नागरिक थे या फिर 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के लिए पात्र थे। ठीक है, अब बात देखते हैं एक्सेप्शनल क्या, तो वे लोग जो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश सरकार का सूचीबद्ध किसी अन्य देश के नागरिक रहे हैं, इसके लिए पात्र नहीं। अभी हमने समझाया ना कि वो जो पाकिस्तान थे या फिर जो बांग्लादेश के नागरिक थे, उनके लिए ये कार्ड नहीं दिया गया, उनके लिए ये सुविधा नहीं दी गई। अब देखिए, इसमें लाभ क्या है, तो भारत में एक से अधिक बार आने या बहुउद्देशीय कार्यों के लिए आजीवन वीजा मिलना, ये सुविधाएं थी। भारत में कितनी भी लंबी अवधि तक रुकने के लिए पुलिस अधिकारियों को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी।
तीसरा हमारा क्या है, तो कृषि या बागवानी परिसंपत्तियों की खरीद को छोड़कर वित्त, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी मतलब एनआरआई की बात करते हैं तो एनआरआई का समान अधिकार दिए गए थे इनको। अब यह कार्ड भारत में मतदान करने या संवैधानिक पद धारण करने जैसी राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। तो ये कार्ड से हम भारत में मतदान नहीं कर सकते हैं, कोई राजनीतिक अधिकार नहीं हमें प्रदान नहीं मिल सकता है। तो ओसीआई एक ऐसा अधिकार, ओसीआई एक अधिकार नहीं है बल्कि एक ये विशेष सुविधा है। तो ये कोई अधिकार नहीं है, कोई हमारा कोई राइट नहीं है, कोई हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हमें बस एक सुविधा दी गई है जिससे हमारा जो हमारे जो विदेश में रहते हैं नागरिक, जो देश भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ी सुविधाएं मिल सके। और यदि कोई व्यक्ति भारतीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई दर्जा रद्द कर दिया जाता है। तो अगर कोई भारतीय कानून का उल्लंघन करेंगे तो उसका दर्जा रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। ये कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, तो फिर आगे हम नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन में लगे रहें। ऑल द बेस्ट।